नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपके सामने आपको दिख रहा होगा कि नेशनल अफेयर्स जो कि घटना चक्र का है, वो चीज़ हम लोग आई दृष्टि लेकर के हाजिर हैं। अब दो तरीका है, इसके सैम्पल कॉपी से भी मैं पढ़ा सकता हूँ और इससे भी पढ़ा सकता हूँ, जो हमने यहाँ पर करंट नोट्स जो आपके सामने खुला हुआ है। तो अभी स्टार्टिंग में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसके सैम्पल कॉपी से पढ़ाया जाए, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा क्लियर उसमें दिखाई देती हैं, आप लोग का ज़्यादा मन लगेगा। दूसरी चीज़ कि जिस प्रकार किसी बड़े जानवर के ज़्यादा आक्रामक होने से छोटे जानवर अपना काम करना या अपना शिकार करना छोड़ नहीं देते, उसी प्रकार कि कोई बहुत बड़े फैन फॉलोइंग के साथ घटना चक्र पढ़ाने आएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं जो कि पहली बार पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ाना छोड़ देगा। ठीक है, तो जो हमारा काम है आपके लिए वो हम लोग करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि गोरखपुर के नज़दीक कुशीनगर है, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग किया था, और उसी के बगल में है रामकोला। तो रामकोला में जो है ना, भागवत बड़ी अच्छी होती है। ठीक, तो जिन लोगों को भागवत और कथा सुनने का मन है किसी भी करंट न्यूज़ के दौरान, वो लोग सीधे रामकोला जाके सुनो। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं है कि आप लोग जो है करंट के दौरान रामकोला की भागवत सुनने का अनुभव प्राप्त कर पाओ, क्योंकि हमारे क्लास में ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो रामकोला की भागवत आपको करंट के दौरान ही सुनाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, सैम्पल कॉपी आपके सामने ओपन हो चुकी है। हमारे पास वो भी है। सैम्पल कॉपी में 4-5 अच्छे पेज हैं और उसके बाद के पेजेस जो हमारे पास है उससे पढ़ाएंगे, तो दोनों चीज़ें मिला करके चलेंगी। अभी इंग्लिश में अवेलेबल है तो इंग्लिश वाली चीज़ें ही आगे लेकर के चलते हैं। तो पॉलिटिकल और नेशनल न्यूज़ यहाँ पर स्टार्ट होती है। पहली न्यूज़ है सेमीकॉन इंडिया को लेकर के। तो जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ सीधे कि जिस्ट क्या है इसका। तो देखिए, सेमीकॉन इंडिया जो है सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक बहुत बड़ा जो है आयोजन है, एक तरह से सेमीकॉन इंडिया के नाम से। तो जो सेमीकॉन इंडिया 2024 है वो एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में आपका स्टार्ट हुआ, और जिसको नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, यानी कि उसका शुभारंभ जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा कराया गया। और ये 3 दिन की टोटल कॉन्फ्रेंस चल रही थी, और 11 से लेकर के 13 सितंबर तक चली, जो कि शोकेस कर रही थी, जो कि ये प्रदर्शन कर रही थी कि इंडिया की सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में क्या स्ट्रेटजी होगी और किस तरह से सेमीकंडक्टर के फील्ड में इंडिया को जो है ग्लोबल हब बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके साथ ही जो इसकी थीम है दोस्तों, वो थी शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर, यानी कि सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। तो याद रखिएगा, कहीं ना कहीं ये थीम आपको देखने को मिल जाएगी सेमीकॉन इंडिया 2024 की, कि शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर। अगला है, इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल इवेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इन साउथ एशिया। तो दक्षिण एशिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का सबसे बड़ा जो है सिंगल इवेंट है, एकल आयोजन है ये। ठीक है, उसके अलावा एक न्यूज़ यहाँ पर और दी हुई है कि महाराष्ट्र ने अभी, तो इस प्रश्न को इस तरह से पूछ सकता है कि रिसेंटली किस स्टेट ने अभी चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगाया है, जिसमें 2 कंपनियां ज्वाइंट वेंचर के तौर पर काम कर रही हैं, जिसमें कि एक है आपका अडानी ग्रुप और दूसरा है आपका टावर सेमीकंडक्टर, जो कि इजराइल बेस्ड कंपनी है। और ये दोनों मिल करके महाराष्ट्र में चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट लगा रही हैं, जिसकी कुल कीमत जो है 83,947 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ सामने आई है। ठीक है, अब एक बात और है कि सेंटर ने अभी, जब तक ये न्यूज़ लिखी गई थी तब तक जो है अप्रूवल नहीं दिया था, येट टू अप्रूव द अडानी टावर सेमीकंडक्टर। अभी उसको अप्रूवल देना है सरकार को, और हो सकता है कि जब अप्रूवल दे दे तो उसको सब्सिडी मिले अंडर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, यानी कि भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत उसको सब्सिडी भी प्रदान की जाए। फिर आता है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। तो सेमीकॉन इंडिया जो प्रोग्राम है उसको लॉन्च किया गया है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा, और टोटल आउटले यानी कि कुल जो धनराशि रखी गई है 76,000 करोड़ रुपए की रखी गई है। ये 76,000 करोड़ रुपए से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करेगा उन कंपनियों को जो कि इन्वेस्ट करेंगी सेमीकंडक्टर में। ठीक है, 76,000 करोड़ रुपया क्या करेगा, तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, कुछ वित्तीय सहायता उन कंपनियों को जो कि इन्वेस्ट करेंगी सेमीकंडक्टर में, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग में और डिज़ाइन इकोसिस्टम में। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के बारे में याद रख सकते हैं। देखिए, एक बात और बताता हूँ कि सबके पढ़ाने का ढंग अलग होता है। मेरे पढ़ाने का ढंग थोड़ा सा अलग है। मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो शायद मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ या ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगें तो प्लीज़ कम से कम कमेंट किया करो, बहुत बूस्ट होता है। क्योंकि दूसरी जो क्लास कल आई थी मेरी, ये चौथी क्लास होगी। 2 स्टार्टिंग की मैंने ली थी, एक पल्लव सर ने लाइव क्लास ली थी, अभी ये चौथी क्लास आपके पास जा रही है।
होता क्या है कि दूसरी क्लास पे व्यूज़ तो कम है, लेकिन उस पर इतने वैल्यूएबल कमेंट्स हैं कि उसको देख कर कहीं जो है बहुत सारी एनर्जी मिल जाती है। तो कोशिश करिए कि कमेंट करिए, और जो दोस्त सच में इंटरेस्टेड है और पहले पढ़ना चाहते हैं, आई दृष्टि 3 दिन 4 दिन बाद आएगी, उसके पहले ही अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं चीज़ों को और उस समय फिर से रिवाइज हो जाएगा, तो वो उन लोगों के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला इसमें एक बात कह रहा है कि इस ओकेज़न पर जब सेमिकॉन इंडिया में प्रधानमंत्री मोदी गए तो उन्होंने इन्फॉर्म किया कि कंट्रीब्यूशन जो है भारत का वर्ल्ड की डिज़ाइनिंग सेमीकंडक्टर में, यानी कि सेमीकंडक्टर की डिज़ाइनिंग में जो भारत का आपका कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो 20% का है और ये धीरे धीरे ग्रो कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, तो लगातार ये ग्रो भी कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। उनके अनुसार 85,000 टोटल टेक्नीशियन, इंजीनियर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपर्ट जो हैं वो इस इंडिया की सेमीकंडक्टर वर्कफोर्स का हिस्सा है। यानी कि भारत में जो सेमीकंडक्टर के लिए लोग काम कर रहे हैं वो लगभग 85,000 लोग हैं। इसके साथ ही दोस्तों कुछ स्कीम्स भी सेमिकॉन इंडिया के अंतर्गत जो है सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत आई हैं, जिसका नाम ऐसे ही मैं पढ़ सकता हूं, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो कुछ स्कीम्स इंपॉर्टेंट है उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं। पहला है कि सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी SCL आ रही है आपका सेमिकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत, और दूसरा है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये दोनों स्कीम सेमिकॉन इंडिया प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के अंतर्गत आ रही है। ठीक है, इसी में एक जो बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं उनको भी मैं आपके सामने क्लियरली रीड आउट कर दे रहा हूं कि USA जो है वो नया पार्टनरशिप कर रहा है इंडिया के साथ सेमीकंडक्टर्स पर। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर किस राष्ट्र ने भारत के साथ नई पार्टनरशिप की है, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछता है तो आप याद रखिएगा कि USA ने अभी सेमीकंडक्टर के ऊपर भारत के साथ नई पार्टनरशिप की है। ठीक है, और ये किया क्यों है? टू एक्सप्लोर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन अपॉर्चुनिटीज़ की जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं सप्लाई चेन ऑफ सेमीकंडक्टर्स को लेकर, उसके लिए। तो अगर हिंदी में बात की जाए तो एक्सप्लोर करने के लिए, उस चीज़ को और ज़्यादा मतलब क्या बोलेंगे, कैश करने के लिए सेमीकंडक्टर की जो आपूर्ति श्रृंखला के अवसर हैं उनको। ठीक है, अब ये सारा कुछ हो रहा है चिप्स एक्ट के अंतर्गत जो कि 2022 में आया था, और चिप्स का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, द क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव्स टू प्रोसीजर सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ तक ये सेमिकॉन इंडिया हम लोगों ने एक ब्रीफ में ख़त्म कर दिया। आपको पता चल चुका है कि क्या क्या है, फिर भी मैं एक बार इसको पूरा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। तो हमने बात किया सेमिकॉन इंडिया 2024 के बारे में, जिसका इनॉग्रेट किया था श्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पर किया था? तो ग्रेटर नोएडा में किया था। 11 से लेकर के 13 सितंबर 3 दिन का टोटल ये कॉन्फ्रेंस चल रहा था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपो हब हुआ ग्रेटर नोएडा में, उसी के अंदर में ये स्कीम या प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। ठीक है, कितना 1000 करोड़ रुपये रखा गया है? तो 76,000 करोड़ रुपये इसके लिए आउटले रखा गया है, और इसमें उन कंपनियों को जो कि सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करेंगी उनको प्रमोट किया जा रहा है या उनको कुछ फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा। इसके अंतर्गत में बहुत सारी स्कीम्स आई हैं, जिसमें से 2 मैंने आपको बताई, जिसमें से कौन कौन सी स्कीम थी। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी स्थापित की जाएगी और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, ये दोनों जो है इसके अंदर आने वाले स्कीम थे। ठीक है, इसके साथ ही हमने ये पढ़ा कि महाराष्ट्र में एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने के लिए इजराइल बेस्ड कंपनी के साथ समझौता हुआ है अडानी ग्रुप का, और उसको अभी जब तक न्यूज़ लिखी जा रही थी तब तक सरकार की जो है वो नहीं मिली है, क्या बोलते हैं कि मंजूरी अप्रूवल नहीं मिला है, और 83,000 कुछ 100 करोड़ रुपए, यानी कि शायद 647 और कुछ करोड़ रुपए थे, जिसका ये दोनों कंपनी मिलकर के टावर टेक्नोलॉजी और अडानी ग्रुप मिलकर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगली जो न्यूज़ है वो है कैबिनेट ने अप्रूव किया है 7 स्कीम्स टू इम्प्रूव फार्मर्स लाइफ्स। तो सबसे पहले ये हेडिंग ही इंपॉर्टेंट है। 7 ऐसी स्कीम्स कैबिनेट ने अप्रूव किया है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे कि इम्प्रूव किया जाएगा जो हमारे किसान हैं उनके जीवन को। ठीक है, तो कितने रुपए का आउटले रखा गया है इस स्कीम्स के लिए? तो 14,235 करोड़ रुपए के आउटले रखे गए हैं इन 7 स्कीम्स के लिए, और इसको लॉन्च किया गया है आपका 2 सितंबर 2024 को। ठीक है, ये स्कीम जो है वो आपका कुछ चीज़ों पर बेस्ड है, जैसे एडवांस रिसर्च और एजुकेशन पर बेस्ड है, कुछ क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए जो इन्हांसमेंट करना है, यानी कि जो भी जलवायु है उसको लेकर के जो लचीलापन चाहिए लोगों को या फार्मर्स को, उसको लेकर के जो है इन्हांसमेंट या उसको जो है और इम्प्रूव करना है। ऑप्टिमाइज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को, जो भी प्राकृतिक रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, उनके किस तरह से उसको मैनेज किया जाए, इसको लेकर के ऑप्टिमाइजेशन सीखना है। ठीक है, प्रमोट करना है डिजिटाइजेशन, कि किसी तरह से हम लोग डिजिटलीकरण कर पाएँ चीज़ों को, यानी कि सैटेलाइट डेटा यूज़ करें,
बिग डेटा यूज़ करें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करें, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में। और लाइफ स्टॉक और हॉर्टिकल्चर का भी यहाँ पर फोकस किया गया है कि किस तरह से हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लाइव स्टॉक यानी कि जो भी हमारे पशु होते हैं उनको, और हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी को किस तरह से हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली स्कीम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, ठीक है, नाम याद रखिएगा, और स्कीम के अंदर में कितना पैसा है और किस चीज़ पे फोकस है, बस ये बात बताऊंगा। एक शॉर्ट नोट आप लोग बना सकते हो। आप क्या करो कि जो भी चीज़ें यहाँ पढ़ाई जा रही हैं उनको मैं लास्ट में समराइज़ करूंगा, सारी स्कीम्स को जैसे लास्ट में समराइज़ करूंगा। तो जब भी समराइज़ कर रहा हूँ, जैसे मैंने अभी सेमिकॉन को समराइज़ किया, तो जो भी बोल्ड पॉइंट्स हैं उनको बस लिखना है, ठीक है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी। अभी मैं इसमें अंडरलाइन करके आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ आपको इसमें लिखनी रहेगी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला तो आपको लिखना है कि जो 7 स्कीम्स है उसमें पहली स्कीम, ठीक है, 7 स्कीम को किया था, कितने रुपए इसके लिए 14,235 करोड़ रुपए निकाले गए, ठीक है, और जो भी एडवांसिंग हो सकती है एग्रीकल्चर के सेक्टर में उस पर फोकस किया गया। अब पहली स्कीम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, यानी कि डिजिटलाइजेशन करेंगे एग्रीकल्चर के फील्ड को, ठीक है। देखते हैं क्या क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले तो बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यूज टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स लाइफ्स। तो ये लाइन आपको यूज़ कर लेना है कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, तकनीक का यूज़ करेंगे, जो भी किसान हैं उनके जीवन को क्या करने के लिए, ठीक करने के लिए या इम्प्रूव करने के लिए। अब इस मिशन में कितने रुपए रखे गए हैं, तो 2,817 करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो ये पॉइंट आप रख लेंगे, और ये पॉइंट भी लिखेंगे कि 2 फाउंडेशनल पिलर हैं, पहला है एग्री स्टैक का और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम का, ठीक है। तो जो एग्री स्टैक है उसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी रजिस्ट्री कर रहे हैं। जो विलेज लैंड मैप रजिस्ट्री कर रहे हैं, यानी कि गांव का जो भी मैप है, मानचित्र है, उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ कि जितना बोया गया कुल फसल है उसकी रजिस्ट्री कर रहे हैं, क्रॉप सोन रजिस्ट्री। तो एक एग्री स्टैक में एक सॉलिड चीज़ों की रजिस्ट्री की, किसान की रजिस्ट्री कर दिए, जो लैंड एरिया है गांव का उसकी रजिस्ट्री कर दी, और जितना बुआई वाला क्षेत्र है उसकी रजिस्ट्री कर दी है, ठीक है, यानी कि बोया गया क्षेत्र। दूसरा इसी में जो है फाउंडेशनल पिलर में वो है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, कि जियो स्पेशियल डेटा यूज़ करेंगे कि किस तरह से भू स्थैतिक डेटा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा ड्रॉट या फ्लड की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि सूखा आने की स्थिति है या फिर बाढ़ आने जैसी स्थिति है तो उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, ठीक है। फिर वेदर सैटेलाइट डेटा देखेंगे कि हमारा मौसम पूर्वानुमान कैसा है, इसको सैटेलाइट से हम लोग देखते रहेंगे। ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, कि भूमिगत जल कैसा है, इसकी अवेलेबिलिटी को भी ये डेटा इसका भी मेंटेन किया जाएगा। और 5वां है मॉडलिंग फॉर क्रॉप यील्ड एंड इंश्योरेंस, कि क्रॉप की यील्ड क्या है, यानी कि कुल मिलाकर के अगर आप फसल बो रहे हो तो कितनी उत्पादकता है, कि दिखाई तो दे रहा है कि 1 हेक्टेयर में बो रहे हो और निकल रहा है आपका 0.25 हेक्टेयर के अकॉर्डिंग, तो क्या क्रॉप यील्ड है, ठीक है, इसी को क्रॉप यील्ड बोलते हैं। उत्पादकता से आप इसको समझ सकते हो। तो वो क्या है उसको भी देखना है, और फिर इंश्योर कराना है अपनी फसलों को, यानी कि फसल का भी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो ये 2 फाउंडेशनल पिलर थे इसमें, ठीक है। इसके अलावा इसमें बहुत कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोग्राम के अंडर में जितने भी किसान हैं उनकी एक डिजिटल, ठीक है, तो किसानों की जो फार्मर्स आईडी यानी कि डिजिटल आइडेंटिफिकेशन बनेगा, डिजिटली पहचान पत्र जो बनेगा, उसमें क्या क्या होगा, इनकी पर्सनल डिटेल होगी, यानी कि नाम, गांव, पता इत्यादि होगा। इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड दे फार्म, जिस लैंड पर वो फार्मिंग कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, उस ज़मीन के बारे में डिटेल होगी। एज वेल एज प्रोडक्शन, कितना उत्पादन होता है उसके बारे में, और इनका फाइनेंशियल डिटेल, यानी कि कितना पैसा वैसा रखे हैं, या फाइनेंशियल डिटेल कितनी और ज़मीनें रखे हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल इनका फार्मर्स आईडी में होगा। तो ये चीज़ें किस स्कीम के अंडर में हो रही है, तो स्कीम का नाम है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। जितना पॉइंट मैंने अंडरलाइन किया है इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आप फार्मर्स आईडी केवल लिख सकते हैं, बाकी चीज़ें आप याद कर सकते हैं। चलिए अगली जो स्कीम है वो है क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। तो क्रॉप साइंस यूज़ करेंगे आपका फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को लेकर के। इसके लिए 3,979 करोड़ रुपए, और सातों स्कीम में सबसे ज़्यादा पैसा जो है इसी स्कीम को दिया गया है। तो नाम याद कर लीजिए, क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। एक बात और बोलना चाहता हूँ कि देखो, जब प्रश्न आता है दोस्तों, ठीक है, तो प्रश्न इस तरह के नहीं आते हैं कि लो मेरे बाबू ये करंट अफेयर्स का मैंने प्रश्न दे दिया तुम कर लो, ठीक। उसके लिए ठीक से पढ़ना पड़ता है। रही बात हिंदी इंग्लिश की, तो मैं भी हिंदी माध्यम का ही विद्यार्थी रहा हूँ हमेशा से, ठीक है। लेकिन ये जान जाओ कि अगर सच में बनना है कुछ, ठीक, तो इंग्लिश को देख करके अगर पूरा हाथ पैर फूल जाता है तो फिर कुछ बन नहीं पाएंगे। मतलब ये थोड़ा
कठिन है, वो मतलब थोड़ा हार्श वर्ड मैं बोल रहा हूँ, लेकिन सच बता रहा हूँ कि आप किसी भी ठीक ठाक व्यक्ति को देख लो जिसको कभी यूट्यूब पे देखे होगे या कहीं और अपनी पर्सनल लाइफ में मिले होगे, तो आप देखोगे कि उसके अंदर एक स्मार्टनेस है। ठीक है, स्मार्टनेस का मतलब ये होता है कि जरूरी नहीं कि वो इंग्लिश पढ़ के स्मार्टनेस आए, हिंदी पढ़ के ही आती है, लेकिन इंग्लिश का एक वर्ड देख लेने पे, ठीक है, और बिल्कुल भाग जाना, उसको पढ़ के ना देखना, उसको बीट ना करना, ये जो है किसी ऑफिसर लाइक क्वालिटी में नहीं आता है। क्योंकि ये हो सकता है कि कभी आपका जो सर्कुलर निकले ऑफिसर बनने के बाद वो हिंदी में निकले मोस्टली, ठीक है, लेकिन कभी आपस में जब अथॉरिटीज़ की बात होगी तो मे बी वो इंग्लिश यूज़ करे। तो अगर आपको कुछ समझना ही नहीं है या भाग जाना है तो फिर वहाँ पे वो चीज़ें फेस करना काफ़ी कठिन होगा। ठीक है, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि हिंदी लैंग्वेज है, हिंदी माध्यम है, बिल्कुल सही है, होना भी चाहिए, क्योंकि माध्यम चुनना अपने आप में एक मैच्योरिटी दिखाता है। लेकिन इंग्लिश के टेक्स्ट चल रहे हैं, उसमें हिंदी बोली जा रही है, उसके बावजूद भाग खड़े हो रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपकी मतलब आपको दिखाता है कि पर्सनालिटी कैसी है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा कोप करिए, जो स्कीम जितनी समझ आ रही है उतनी चीज़ें समझ करके आगे चल सकते हैं। चलिए, तो 3,979 करोड़ रुपए के साथ क्रॉप साइंस फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की स्कीम, अगर हिंदी में स्कीम का जो हेडिंग हो जाएगा वो हो जाएगा खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान। ठीक है, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए फसल विज्ञान, ये हेडिंग है, और 3,979 करोड़ रुपए इसमें दिए जा रहे हैं। द इनिशिएटिव विल प्रिपेयर फार्मर्स फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस एंड प्रोवाइड द फूड सिक्योरिटी बाई 2047। तो 2047 तक पहला तो क्लाइमेट रेजिलियंस यानी कि जो भी मौसम है, ठीक है, जलवायु बेसिकली बोलेंगे, तो जलवायु को लेकर के लचीलापन होना चाहिए कि जलवायु कभी शुष्कता आ गई तो सूखा पड़ गया, कभी ज़्यादा बारिश हो गई तो आपका बाढ़ आ गई। इन चीज़ों को लेकर के जो भी किसान हैं उनके अंदर एक लचीलापन होना चाहिए, सारी व्यवस्था बनवाएंगे। दूसरी चीज़ कि किसानों के लिए फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है, 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तीसरी जो स्कीम है उसका नाम है स्ट्रेंथनिंग एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल साइंसेज। तो इसको हिंदी में बोलेंगे कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना। 2,291 करोड़ रुपए इसके लिए अलॉट किए गए हैं, और ये स्कीम जो है प्रिपेयर करेगी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को जो भी आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेकर के पढ़ते हैं, और रिसर्चर्स को जो करंट चैलेंजेस है उनको उनके मद्देनजर। ठीक है, तो करंट चैलेंजेस क्या क्या है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो है सबसे बड़ा चैलेंज है, उसके अलावा सूखे की स्थिति और मौसम के थोड़ा सा शिफ्ट होने की स्थिति भी सबसे बड़ा चैलेंज है। तो ये सब कुछ जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है, कृषि के स्टूडेंट है, उनको पढ़ाया जाएगा, इसके लिए प्रिपेयर किया जाएगा, और रिसर्चर्स जो हैं, जो भी शोधकर्ता हैं, उनको भी करंट चैलेंजेस के लिए तैयार किया जाएगा। ये इनिशिएटिव एम करता है मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एजुकेशन का इन लाइन एंड न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, तो ये जो स्कीम है, ठीक है, कौन सी स्कीम, तो कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान वाली को मजबूत करने वाली स्कीम। इसमें हम लोग नए इनिशिएटिव लेकर के आ रहे हैं, किस तरह से मॉडर्न नए ज़माने का एग्रीकल्चर किया जा सकता है, जैसा कि इजराइल में होता है कि कई टाइप की ड्रिप सिंचाई होती है, अलग अलग मेथड से वहाँ पर फार्मिंग भी होती है। ठीक है, एक नया फार्मिंग मेथड आपको पता होगा आया हुआ है, जिसमें बिना सॉयल के हम लोग खेती करते हैं, जिसको हाइड्रोपोनिक्स जो करते हैं। ठीक है, तो इजराइल में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे 3-4 साल पहले, तो वहाँ पर बहुत सारी टेक्निक सीख के आए थे। तो उस तरह की नई तकनीक जो है यूज़ करनी है एग्रीकल्चर में, और नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत भी हम अपने जो भी नए ज़माने के बच्चे हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ठीक है, ये इनकॉर्पोरेट करेगा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, मतलब कि ये साथ में लेकर के चलेगा जो भी नई तकनीक है, जिसमें कौन कौन सी तकनीक आ सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आ सकती है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की आ सकती है। ठीक है, और बिग डेटा आ सकता है, उसके अलावा रिमोट सेंसिंग आ सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ ले करके, यानी कि जितनी भी नई टेक्नोलॉजी है आपका आजकल के समय की, उनको एग्रीकल्चर के सेक्टर में क्या करेगा, इनकॉर्पोरेट करेगा, यानी कि मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जो नेक्स्ट है वो क्या है, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन। तो इसका जो टोटल आउटले रखा गया है वो 1702 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है, और इसमें जो डिसीजन है वो एम करता है कि फार्मर की इनकम को, यानी कि जो भी किसान हैं उनकी आमदनी को किस तरह से हम लोग लाइव स्टॉक से, पशुधन से और डेयरी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चीज़ें सिखाई जाएंगी या क्या क्या चीज़ें कंसिस्ट करता है ये जो स्कीम है, सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन। तो पहली चीज़ ये जो रखता है वो रखता है कि पशु स्वास्थ्य प्रबंधन और पशु चिकित्सा, यानी कि एनिमल हेल्थ मैनेजमेंट और वेटरनरी एजुकेशन। ठीक है, तो पशु शिक्षा भी, पशु चिकित्सा शिक्षा भी रखता है, और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन को भी
दूसरी चीज़ क्या ये बताता है, दूसरी चीज़ बताता है कि डेयरी का प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, यानी कि डेयरी उत्पादन, दूध इत्यादि, पनीर उनीर जो होता है, दही, और प्रौद्योगिकी का विकास किस तरह से होगा। तीसरा है एनिमल जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट, यानी कि जो भी हमारे पास पशु हैं उनके आनुवांशिक संसाधन का प्रबंधन। जैसे मान लीजिए कि कोई अच्छी नस्ल की गाय है या अच्छी नस्ल का कोई और पशु है, ठीक है, तो उसका किस तरह से हम लोग जेनेटिक रिसोर्स को, यानी कि आनुवांशिक संसाधन का प्रबंधन कर सकते हैं। उत्पादन और सुधार, एनिमल न्यूट्रिशन एंड स्मॉल रूमिनेंट प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, कि किस तरह से पशु का पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन मतलब पशु का पोषण, और जितने छोटे जुगाली करने वाले जानवर हैं जैसे कि बकरी इत्यादि, उनका प्रोडक्शन और डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं। ये सब कुछ हमारा सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन के अंतर्गत, यानी कि सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन के अंतर्गत आ रहा था, ठीक है। अगली जो स्कीम है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर हॉर्टिकल्चर, यानी कि बागवानी का सतत विकास के अंतर्गत। इसमें टोटल 1129 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और ये एम करता है कि फार्मर की इनकम को किस तरह से हॉर्टिकल्चर प्लांट्स के माध्यम से डबल किया जाएगा, बागवानी प्लांट्स के माध्यम से डबल किया जाएगा। तो इसमें कुछ प्लांट्स का सुझाव दिया गया है, जैसे ट्रॉपिकल उष्णकटिबंधीय, सब ट्रॉपिकल उपोष्णकटिबंधीय और टेम्परेट, यानी कि समशीतोष्ण टाइप के बागवानी क्रॉप्स अगर लगाई जाए, बागवानी फसलें लगाई जाएं, तो उससे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या कर रहा है कि रूट ट्यूबर बल्बस एंड एरिड क्रॉप्स की उत्पादन के लिए बात कर रहा है, यानी कि जो जड़नुमा जो भी फसलें हो सकती हैं, ठीक है, ट्यूबर हो सकता है, कंद रूपी, बल्ब रूपी, यानी कि जैसे प्याज इत्यादि होता है, और एरिड क्रॉप्स जो भी सूखी फसलें होती हैं, उनके उत्पादन के साथ जो है फार्मर की इनकम को डबल कर सकते हैं। वेजिटेबल, फ्लोरिकल्चर एंड मशरूम क्रॉप्स के साथ, कि मशरूम बागवानी के साथ या मशरूम के फसल के उत्पादन के साथ, वेजिटेबल सब्जियां लगाने के साथ, और फ्लोरिकल्चर यानी कि फूलों के उत्पादन के साथ जो है किसान अपने, जैसे कहने का मतलब ये है कि किसान के पास उतना बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, जहां पर वो खेती करता है, अगर उसके एक सेक्शन में ये सारी चीज़ें भी करने लगे तो उसका जो इनकम है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। और कम ध्यान भी देना पड़ेगा कि झमरे उमरे पे अगर जो झमड़ा नहीं लगता है, मतलब बांस वांस का बना देते हैं, ऊपर जो है उसके कई सारी चीज़ें फसलें उगा देते हैं, लौकी इत्यादि, कुमड़ा, ठीक है, कद्दू जिसको बोलते हैं, कद्दू खाते ही होगे, ठीक है। प्लांटेशन स्पाइसेस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स की प्लांटेशन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, छोटे छोटे सैपलिंग्स लगा सकते हैं, बेच सकते हैं उसको, बहुत ज़्यादा जो है पौधे रखने का शौक हो रखा है सबको। फिर स्पाइसेस, मसाले उगा सकते हैं जितने उग जाएं हमारे कटिबंध क्षेत्र में। फिर मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स लगा सकते हैं, कि कुछ महक वाले लगा सकते हैं, कुछ चिकित्सीय पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपका यहाँ पर स्कीम है वो है स्ट्रेंथनिंग ऑफ कृषि विज्ञान केंद्र, तो कृषि विज्ञान केंद्र को मजबूती प्रदान करना। अगली स्कीम है छठवीं, जिसको 1202 करोड़ रुपए के साथ चलाया जा रहा है। इसमें क्या बात की जा रही है कि ये एक इनिशिएटिव है जिसमें जो है एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन सर्विसेज लेकर के आगे बढ़ रहा है। कोई बात नहीं है, बस जितनी चीज़ें थी उतनी ही चीज़ें हैं, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। नेक्स्ट है सतवां, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, ठीक है। तो इसके लिए टोटल 1115 करोड़ रुपए रखे गए हैं, और कैबिनेट ने इसको अप्रूव कर दिया है। ये सिखाएगा सस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनका सतत किस तरह से प्रयोग किया जा सकता है, और जिससे कि हम लोग अपनी जो ज़रूरतें हैं उसको मीट कर पाएँ, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसको सेव कर पाएँ, ठीक है। चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर के। तो इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं यहाँ पर फोकस करूँगा। जितनी चीज़ें मार्क कर रहा हूँ उसी हिसाब से नोट्स बनाना है। अगर आप लोग को नोट्स बनाने का मन होगा तो केवल हेडिंग डालना, और हेडिंग डालने के बाद जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उतनी चीज़ें आप लिख लेना, ठीक है। तो वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव करके आप हेडिंग डाल लो। सपोज करो, फिर से मैं बता रहा हूँ कैसे नोट्स बनेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन की हेडिंग होगी, ठीक है। उसके अंदर में ये लिखना है कि जैसे पहले मैं बता भी दे रहा हूँ, जहाँ लिखना होगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया कि हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन करा सकते हैं, साथ में ही करा सकते हैं, लोकसभा के और स्टेट असेंबली के, यानी कि जो भी राज्य सरकारों के हैं, स्टेट असेंबली के और लोकसभा का इलेक्शन करा सकते हैं, और उसके साथ में लोकल गवर्नमेंट का भी करा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी बनी थी। अब इसको आप लोग नोट कर सकते हो कि हाई लेवल कमेटी जो बनी थी वो किसके द्वारा लेड की जा रही थी, किसके द्वारा जो है अध्यक्षता की जा रही थी उसकी, ठीक है। तो वो रामनाथ कोविंद जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा लेड की जा रही थी ये कमेटी। तो कमेटी के हेड का नाम आप लिख सकते हो कि रामनाथ कोविंद के अंदर में हाई लेवल कमेटी बनी हुई थी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। किस तरह से लोग इंप्लीमेंटेशन करेंगे इसको भी लिख सकते हो कि सबसे पहले जो 2 फेज में इसका इंप्लीमेंटेशन होगा। पहले में
अलाइन करेंगे लोकसभा और स्टेट असेंबली को लेकर के, ठीक है। और दूसरा जो है होल्ड करेंगे लोकल बॉडी को लेकर के, लेकिन 100 दिन के बाद जो पहला फेज होगा उसके बाद। यानी कि पहले फेज में मान लीजिए कि आपके लोकसभा और स्टेट असेंबली को लेकर के चीज़ें स्टार्ट हुई, ठीक। उसके 100 दिन बाद फिर सेकेंड फेज स्टार्ट होगा, जिसमें लोकल बॉडीज़ को भी इसी के साथ अलाइन करेंगे, ठीक है। यानी कि लोकल बॉडी जो भी आपके स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर के, ठीक है। अब इसमें कई सारी चीज़ें और बताया जा रहा है, जैसे कि पहला तो यही बताया कि साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के श्री रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में, जो कि फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनकी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। इसने अपनी रिपोर्ट अभी वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू उनको सौंपी। ये रिपोर्ट टोटल 18,626 पेजेस की थी, जो कि टोटल जो है कई सारे लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया और कई सारे लोगों से सुझाव लिया गया, ठीक है। एक्सटेंसिव कंसल्टेशन किया गया कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ, कुछ एक्सपर्ट्स के साथ, कुछ रिसर्च वर्क्स 191 दिन के इसमें शामिल थे, और 2 सितंबर को ये जो है कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, यानी कि 2 सितंबर को ये बनी थी पिछले साल। अदर मेंबर्स कौन कौन है जो इसमें शामिल थे, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम आप लोग याद रखिएगा। पहला है अमित शाह, ठीक है, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी देखते हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन हुआ करते थे। फिर NK सिंह, जो कि वित्त आयोग के 15th फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष थे। डॉक्टर सुभाष C कश्यप, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के। फिर हरीश साल्वे सीनियर एडवोकेट थे। उसके अलावा संजय कोठारी, जो कि फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर, यानी कि पूर्व CVC के हेड थे, ठीक है। इसके अलावा राम मेघावल, जो कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं, और स्पेशल इन्वाइटी में मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस भी थे। इसके अलावा नितेन चंद्रा थे, सेक्रेटरी ऑफ HLC। तो इतने लोग जो है इसमें और भी शामिल थे, जो कि रामनाथ कोविंद के द्वारा चेयरमैनशिप की जा रही थी उस कमेटी में। आगे बात करते हैं कि साइमल्टेनियस इलेक्शन एंड कमेटी किस किस तरह से बनी और कब कब साथ में चुनाव हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि साइमल्टेनियसली 1951-52 से लेकर के 1967 तक साथ में ही चुनाव होते थे सारे, ठीक है। फिर लॉ कमीशन 170वीं रिपोर्ट 1999 में लेकर के आया। तो विधि आयोग की जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि 1 इलेक्शन टू लोकसभा एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 5 ईयर्स, की 5 साल में हम लोग एक लोकसभा का इलेक्शन और बाकी सारे असेंबली का इलेक्शन करा लेंगे, ठीक है। तो विधि आयोग की एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि विधि आयोग की जो 170वीं रिपोर्ट थी 1999 में, उसमें कहा गया कि 5 साल में एक लोकसभा इलेक्शन और बाकी स्टेट असेंबली के इलेक्शन कराए जाएंगे। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी की 79वीं रिपोर्ट आई 2015 में, जिसमें एक सजेस्ट किया गया मेथड साइमल्टेनियस इलेक्शन को लेकर के 2 फेजेस में, ठीक है, कि किस तरह से साथ में चुनाव कराए जा सकते हैं, इसको लेकर के आपका मेथड सजेस्ट किए गए। फिर हाई लेवल कमेटी बनती है, जो कि रामनाथ कोविंद के अध्यक्षता में बनी, वो मैंने बताया भी, और इस पर जो है एक्सटेंसिवली कंसल्ट किया जाता है, एक विस्तृत रूप में कंसल्ट किया जाता है बहुत सारे स्टेक होल्डर, पॉलिटिकल पार्टीज, सबको मिला करके, और फिर जो रिपोर्ट आई है वो आपके सामने ही आई है, ठीक है। अगली जो न्यूज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में से 1 मार्क्स आ रहा है, पहले ही पक्का कर लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन से अधिक भी आ सकता है, एकदम 100% श्योर है। बहुत ध्यान से ये स्कीम सुनिएगा और इसके बारे में जानिएगा, ठीक है। तो क्या बात हो रही है इसको देखते हैं। PM स्वनिधि स्कीम। तो चलिए PM स्वनिधि योजना जिससे प्रश्न आने वाला है इसको देख लेते हैं। पहले स्वनिधि का फुल फॉर्म देख लिया जाए या पूरा पढ़ लिया जाए। पहले स्वनिधि का फुल फॉर्म बता देता हूं कि PM का मतलब हो गया प्रधानमंत्री, स्वनिधि में हो गया S से स्ट्रीट, V फॉर वेंडर्स, ठीक है, A फॉर आत्म, A फॉर आत्मनिर्भर, N फॉर निधि, ठीक है। तो ये हो गया PM स्वनिधि। चलिए, तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको PM स्वनिधि योजना कह रहे हैं। अब मुझे हिंदी वाले ये बताओ कि यार तुम ही देख लो ना कि स्वनिधि का इंग्लिश में ही जो है उसका फुल फॉर्म है, ठीक। तो यानी कि चीज़ें इंग्लिश में ही बनाती है सरकार भी। अब ये बात दूसरी है कि हिंदी में ट्रांसलेट करके उसको हम लोग पढ़ते हैं, तो इतना मत भागिए, ठीक है। चलो, तो अभी हो क्या रहा है कि जो भी हमारी केंद्र सरकार है उसने एक ऑर्गेनाइज किया है इवेंट। क्या इवेंट का आयोजन किया है? जो इवेंट है वो है उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, ठीक है। तो उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, सेलिब्रेटिंग एक्सीलेंस, सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स इंस्पायरिंग एक्सीलेंस, यानी कि उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरणा, इस नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किए हैं ये लोग और फेलिसिटेट कर रहे हैं जो भी सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत और दीनदयाल अंत्योदय योजना
नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, यानी कि जिसको DANULM कह रहे हैं। तो दोनों स्कीम याद रखेंगे कि देखिए, इसको अगर हिंदी में पूरी तरह से बताऊं तो केंद्र सरकार ने PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, जिसको PM निधि कह रहे हैं योजना, और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, जिसको DAYNULM के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जो भी राज्य हैं उनको सम्मानित करने के लिए उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम, उपलब्धियों का जश्न, उत्कृष्टता को प्रेरणा नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया है। पूरा ये जो है फंडा, पूरा डेटा ये हो गया, ठीक है। इवेंट कब ऑर्गेनाइज किया गया? तो 18 जुलाई को ऑर्गेनाइज किया गया। किसने ऑर्गेनाइज किया? तो महुआ मिनिस्ट्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने इसको जो है, आवास और शहरी मंत्रालय ने इसको आयोजित किया था। की हाइलाइट्स क्या है? तो यहाँ पर सीधे एक टेबल दिया हुआ है जो हम लोग को याद करना है, ठीक है। तो अब देखिए, अलग अलग तरह के अवार्ड मिले हैं। याद रखना कि किसमें उत्तर प्रदेश अपना शामिल है, ठीक। तो जो चीज़ें पढ़ाऊंगा बस उतनी ही इंपॉर्टेंट है, उसके ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है। तो पहला जो हम लोग देख रहे हैं वो देख रहे हैं परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट प्रेज अवार्ड PM स्वनिधि के अंतर्गत में जो दिया जा रहा है, ठीक है। अगर हिंदी में समझना है तो इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि आपका फाइनेंशियल, ठीक है, वित्तीय समावेशन तक पहुंच और स्ट्रीट वेंडर्स सशक्तिकरण के लिए जो पुरस्कार दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रेज अवार्ड जो है PM स्वनिधि के अंतर्गत में क्या दिया जा रहा है? तो सबसे पहले देखना है कि स्टेट कैटेगरीज में सबसे बड़े जो स्टेट्स हैं, सबसे बड़े राज्य हैं, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा मैं बता दे रहा हूं। पहले पर है आपका मध्य प्रदेश। किस कैटेगरी में है ये? प्रेज अवार्ड की बात कर रहा है, ठीक है, PM स्वनिधि के अंतर्गत। तो बड़े स्टेट्स में पहला मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तीसरा पंजाब है, ठीक है। वहीं अगर स्मॉल ये स्टेट्स की बात की जाए तो पहले पर लद्दाख, पुदुचेरी और लद्दाख और पुदुचेरी है। हिली और नॉर्थ ईस्ट की बात की जाए, जो भी पहाड़ी राज्य है उनकी बात की जाए, और पूर्वोत्तर की, तो पहले पर असम है, दूसरे पर सिक्किम है। अब इसमें याद क्या क्या करना है? याद आपको करना है लार्ज स्टेट्स, और दूसरे नंबर पर स्पेशल अवार्ड। कल जब मैं क्लास ले रहा था तो भी मैंने आपको ये बताया था, स्पेशल अवार्ड आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए, ठीक है, हम लोग कल कवर किए थे, और आज फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें पहले स्थान पर आउटस्टैंडिंग स्टेट्स में पहले स्थान पर है महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए विशेष पुरस्कार जो मिला है उसमें, यहां पर हिंदी में मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि ये चीज आपको एग्जाम में मिले। उत्कृष्ट प्रदर्शन उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार, ठीक है, इसकी हिंदी लिखा हूं, ठीक है। तो इसमें पहले नंबर पर है महाराष्ट्र और दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, ठीक। अब इस अवार्ड के बाद हम लोग देख रहे हैं अवार्ड कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, यानी कि जो भी नवाचार और सबसे अच्छी प्रैक्टिस को लेकर के बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड दिया गया है। उसमें पहले नंबर पर दिया गया है मध्य प्रदेश को और दूसरे नंबर पर दिया गया है असम को, ठीक है। तो ये बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी का इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस वाला अवार्ड था, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा। तीसरा है अवार्ड कैटेगरी की बेस्ट परफॉर्मिंग ULBs, तो अर्बन लोकल बॉडीज लोन परफॉर्मेंस, किस तरह से लोन परफॉर्मेंस वाला अवार्ड जो दिया गया है अर्बन लोकल बॉडीज को, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें 10 लाख से ऊपर शहर की बात की जाए तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और दूसरे नंबर पर है भरहुत बंगलुरु महानगर पालिका कर्नाटका, ठीक है ना, बृहत लिखा हुआ है, बृहत, ठीक है, भरहुत नहीं है, बृहत बंगलुरु महानगर पालिका कर्नाटका को मिला है। और तीसरा अवार्ड मिला है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। किस में मिला है? तो ऐसी ULBs अर्बन लोकल बॉडीज जो कि लोन परफॉर्मेंस में बेस्ट परफॉर्म कर रही हैं, ठीक है। फिर यहाँ आपका मेजर सिटीज़ में देखा जाए तो पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में उज्जैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, शोलापुर महाराष्ट्र को और तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला हुआ है, ठीक है। फिर आता है आपका बेस्ट परफॉर्मिंग ULBs अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि। तो स्वनिधि से समृद्धि में जो ULBs सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, अर्बन लोकल बॉडीज यानी कि शहरी निकाय जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो इस पर भी स्टार मार्क कर रहा हूं मैं, ठीक। क्या क्या है? मेगा और मिलियन प्लस सिटीज जो कि 10 लाख से ऊपर हैं, उसमें पहले नंबर पर वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है। याद रखिएगा ULBs की बात कर रही है, लेकिन स्वनिधि से समृद्धि वाली कैटेगरी में बेस्ट परफॉर्मेंस में अवार्ड मिला है। तो वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश को ये जो है सम्मान, सर्वश्रेष्ठ सम्मान यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। और इसी में दूसरा जो है
वो है आपका झांसी नगर निगम उत्तर प्रदेश को, यानी कि झांसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उत्तर प्रदेश। ठीक, तो ये भी याद कर लीजिएगा। फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं एक बार कि ये जो पुरस्कार श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अर्बन लोकल बॉडीज स्वनिधि से समृद्धि में उपलब्धि। ठीक है, स्वनिधि से समृद्धि वाले में तो पहले नंबर पर किसको मिला है? मेगा 1 मिलियन शहर प्लस की बात की जाए तो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या में आपके वाराणसी नगर निगम को मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। और मेजर सिटीज की बात की जाए 1 से 10 लाख में तो झांसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को मिला है पहले नंबर पर। ठीक, उसके बाद फिर उसमें काकीनाडा आता है आंध्र प्रदेश का, और खारगोन आता है आपके मध्य प्रदेश का। तो ये चीजें देख लीजिएगा। दो चीज जो इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको इसमें बता दिया। ठीक है, अगला है यहां पर स्पार्क अवार्ड को लेकर के बात हो रहा है कि प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। ठीक है, यानी कि स्पार्क अवार्ड को लेकर के बात कर रहा है। हो सकता है कि फुल फॉर्म ना लिखे वहां पर, केवल लिख दे कि सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव एनालिटिकल रियल टाइम रैंकिंग। तो स्पार्क पुरस्कार डे एनयूएलएम को लेकर के जो अवार्ड मिला है उसमें, तो अगर बात की जाए ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेकर के तो बिग स्टेट में केरला को मिला है, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो ये भी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है किसमें स्पार्क अवार्ड मिला हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें जो चीज़ें आपको ठीक लगती हैं वो पढ़ लीजिएगा। मैंने जो चीज़ें बता दी हैं वो चीज़ें आप जरूर देख करके जाइएगा कि ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस स्पार्क अवार्ड में। ठीक है, बिग स्टेट्स की बात की जाए तो केरल, दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। वहीं मैंने स्वनिधि से समृद्धि वाले बेस्ट परफॉर्मिंग यूएलबीज में भी बताया है कि पहले नंबर पर मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ जो कि 10 लाख से ऊपर जनसंख्या रखती है उसमें वाराणसी का नगर निगम। और मेजर सिटीज़ की बात की जाए उसी कैटेगरी में तो पहले नंबर पर झांसी। ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा आपका इंपॉर्टेंट है स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए विशेष पुरस्कार में महाराष्ट्र पहले नंबर पर, उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर। और एक और मैंने बताया कि लार्ज स्टेट कैटेगरी में प्रेज अवार्ड जो मिला है वो आपके मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और पंजाब को मिला है। बाकी जो चीज़ें आपको पढ़ के जानी वो चीज़ें जाइएगा। जितनी चीज़ें मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, उतनी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, अगला जो न्यूज़ है हम लोग का है वो है स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन। तो ये स्वच्छता ही सेवा कैंपेन इज बीइंग ऑर्गेनाइज सितंबर 17 से ऑर्गेनाइज हो रहा है, अक्टूबर 2 तक चलना है। आज अक्टूबर 2 ही है जिस दिन ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है शाम के समय। द थीम ऑफ 2024 क्या है? स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, तो थीम जरूर याद रखिएगा। इस बार स्वच्छता ही सेवा का जो थीम है वो है स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ये जो कैंपेन है एम करता है, यानी कि लक्ष्य है इसका, रेज अवेयरनेस एंड इंक्रीज पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लीनलीनेस एक्टिविटीज़। जो भी साफ सफाई की चीज़ें हैं उसमें अवेयरनेस लेकर के आए, उसके बारे में लोगों को जागरूक बनाए और लोगों का पार्टिसिपेशन यानी कि जनता की भागीदारी भी इसमें बढ़ाना इस अभियान का उद्देश्य है। इसके अलावा दूसरा जो कह रहा है कि ये फोकस करता है यानी कि ध्यान केंद्रित करता है देश भर में जो भी चुनौतीपूर्ण और उपेक्षित अपशिष्ट क्षेत्र हैं उनको लक्षित करने पर और बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान पर जो है ध्यान केंद्रित करना है। तो फोकस ऑन ए लार्ज स्केल क्लीनलीनेस ड्राइव्स, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर साफ सफाई को लेकर के ध्यान केंद्रित करता है स्वच्छता अभियानों पर, और टारगेट करता है इस तरह के चैलेंजेस को और नेग्लेक्ट वेस्ट एरियाज अक्रॉस द नेशन, और जो भी ऐसे उपेक्षित अपशिष्ट क्षेत्र हैं या नेग्लेक्टेड वेस्ट एरियाज हैं उन पर। ठीक है, और तीसरी जो न्यूज़ है इसमें जो तीसरा लक्ष्य है इसका वो कहता है कि इट ऑल्सो एक्नॉलेज एंड ऑनर्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटेशन वर्कर्स। जो भी स्वच्छता कर्मी हैं उनके योगदान को स्वीकारता है और उन्हें सम्मान भी देने का काम करता है। पिलर्स क्या क्या है आपके जो स्वच्छता ही सेवा 2024 है उसके? तो पहला है CTU नाम का एक पिलर है, क्लीनलीनेस टारगेट यूनिट्स श्रमदान एक्टिविटीज़। ठीक है, तो ये पहला इसका पिलर है दोस्तों। ठीक है, यानी कि तो ये पहला पिलर था जिसमें कि टाइम बाउंड ट्रांसफॉर्मेशन और टारगेट यूनिट एंड जनरल क्लीनलीनेस, यानी कि जो भी लक्षित इकाइयों का समयबद्ध रूप से श्रमदान के माध्यम से साफ सफाई करना है। दूसरा है सफाई मित्र सुरक्षित शिविर, इसमें भी प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप और सोशल सिक्योरिटी कवरेज शामिल किया जाएगा। ये भी पिलर ऑफ SHS है, यानी कि स्वच्छता ही सेवा है। सफाई मित्र और सुरक्षा शिविर चलाया जाएगा जिसमें प्रिवेंटिव यानी कि निवारक स्वास्थ्य चेकअप और सामाजिक सुरक्षा कवरेज को शामिल किया गया है। तीसरा है स्वच्छता में जन भागीदारी, तो ये तीसरा पिलर है जिसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन किया जाएगा कि लोग इसमें शामिल हों, पार्टिसिपेट करें, इनको अवेयर किया जाएगा और एडवोकेसी की जाएगी स्वच्छता की, साफ सफाई कैसे रखें।
और इसी दौरान द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया है सफाई मित्र सम्मेलन उज्जैन मध्य प्रदेश में 19 सितंबर 2024 को। द सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज द पार्ट ऑफ कैंपेन ऑफ फोर्टनाइट एक्टिविटीज इनिशिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो मतलब ये एक फोर्टनाइटली एक्टिविटी चल रही थी, एक कैंपेन था जिसमें कि एक्टिविटी इनिशिएट की गई थी भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। तो सफाई मित्र सम्मेलन ऑर्गेनाइज किया गया था, ये कैंपेन का पार्ट था जो कि लगभग फोर्टनाइट यानी कि 15 दिनों के दौरान जो है इसमें अलग अलग तरह की एक्टिविटी शामिल की गई थी, ठीक है। और भारत सरकार का ये आयोजन था। अगली जो न्यूज़ है वो है पीएम आशा को लेकर के, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को लेकर के 18 सितंबर 2024 को यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर किया जा रहा था, अध्यक्षता की जा रही थी इसकी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, उन्होंने अप्रूव किया कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कीम ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इस पीएम आशा अभियान को, इस स्कीम का टारगेट ये है कि ये प्रोवाइड करेगी रिम्यूनरेटिव प्राइस, जो भी आपके उचित मूल्य दर होगा टू फार्मर्स, किसानों को, टू कंट्रोल प्राइस वॉलेटिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर कंज्यूमर, जिससे कि कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ताओं को प्राइस वॉलेटिलिटी का सामना ना करना पड़े, यानी कि जो भी उतार चढ़ाव आता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी भी चीज़ों के दाम में, उसका सामना उपभोक्ताओं को ना करना पड़े, इसलिए किसानों को एक रिम्यूनरेटिव प्राइस जो है दी जाएगी, ठीक। तो इसके पीएम आशा भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्ज़ाम के लिए, तो ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। रिम्यूनरेटिव प्राइस का मतलब होगा कि कोई भी लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना या उचित मूल्य उपलब्ध कराना, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है यहाँ पर कि द टोटल फाइनेंशियल आउटगो विल बी 35,000 करोड़ रुपए का टोटल जो है व्यय करना पड़ेगा इसके लिए 15वें फाइनेंस कमीशन साइकिल अप टू 2025-26 तक, और 15वें वित्त आयोग के दौरान 2025-26 तक ये चीज़ें चलेंगी। पीएम आशा के बारे में और बात करते हैं। द गवर्नमेंट हैज़ कन्वर्ज द प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS एंड प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड PSF। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि जो PSS स्कीम चलती थी यानी कि प्राइस सपोर्ट स्कीम जो चलती थी और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो चलता था, उन दोनों ही स्कीम्स को पीएम आशा के अंडर में कन्वर्ज कर दिया गया है, जिससे कि फार्मर्स और कंज्यूमर को ज़्यादा इफिशिएंटली, ज़्यादा अच्छी तरीके से सर्व किया जा सके, यानी कि सेवा दी जा सके, ठीक है। तो फिर से एक बार हिंदी में मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि पीएम आशा के अंदर में पहली बात ये कह रहा है कि सरकार ने किसानों की सेवा मूल्य के लिए समर्थन योजना यानी कि PSS और दूसरा मूल्य स्थिरीकरण कोष, इन दोनों योजनाओं को पीएम आशा में एकीकृत कर दिया है। अब बात आती है प्राइस सपोर्ट स्कीम की। तो प्राइस सपोर्ट स्कीम में फिजिकल प्रोक्यूरमेंट ऑफ दालों का, ऑयल सीड का और कोपरा का, ये नोडल एजेंसी, सेंट्रल नोडल एजेंसी के द्वारा एक प्रोएक्टिव रोल के साथ स्टेट गवर्नमेंट के साथ किया जाएगा, यानी कि PSS में दालों, तिलहनों और खोपरा की भौतिक खरीद को राज्य सरकारों की सक्रिय भूमिका के साथ केंद्रीय नोडल एजेंसियों के द्वारा किया जाएगा। दूसरा है PDPS यानी कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, जिसको मूल्य न्यूनता भुगतान योजना भी कह सकते हैं। इस PDPS स्कीम के अंतर्गत उन सभी तिलहनों को शामिल करने का प्रस्ताव है जिनके लिए MSP अधिसूचित है, ठीक है। तो MSP जिसके लिए अधिसूचित है वो सारी की सारी ऑयल सीड्स को कवर किया जाएगा इसमें। तीसरा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम PPSS। तो इसका सीधा मतलब यही है कि इसमें जो निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना है, यानी कि पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्यूरमेंट एंड स्टॉकिस्ट स्कीम, ठीक है, इसका जो पायलट है उसमें तिलहनों के लिए PDPS के अतिरिक्त राज्यों के पास कुछ चुनिंदा जिले अथवा उनकी उपज बाजार समिति हो सकती है जो कि पायलट आधार पर प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा पार्टिसिपेट करके पाई जा सकती है, ठीक। कि मतलब जो आपकी एक स्कीम चल रही है PDPS जिसमें तिलहन की खरीद हो रही है, उसके अलावा भी राज्यों में, जिलों के पास कुछ ऐसे प्राइवेट कमिटीज़ हो सकती हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी जिनको कहा जाएगा, जिसमें कि कुछ प्राइवेट प्लेयर होंगे और वो खरीद कर सकते हैं इस प्रकार की, ठीक है। तो इतनी थी ये न्यूज़, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो चीज़ें आपको बता दी गई हैं। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि लेक्चर कैसा लग रहा है, ठीक है। एक बार इसको छोटा करके भी देख लेते हैं कि कितने चीज़ें खत्म हुई, कितनी चीज़ें बाकी हैं, ठीक है। तो हमने लगभग 3-4 पेज खत्म किया है। कंटिन्यू रखते हैं लेक्चर को, अभी 1 घंटे से ऊपर ही लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट है कि 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं, इससे भी प्रश्न देखे जा सकते हैं, क्योंकि जब भी जम्मू कश्मीर या नॉर्थ ईस्ट की बात आती है तो वो चीज़ कंपैरेटिवली बाकी स्टेट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि जिलों की घोषणा की गई है। लद्दाख में बहुत दिनों से हंगर स्ट्राइक चल रहा था, आपको पता है कि वहाँ पर सोनम वांगचुक जो है उन्होंने 21 दिन की हंगर स्ट्राइक की थी, और लद्दाख डिमांड कर रहा है 6 शेड्यूल की, ठीक है। तो दोनों चीज़ें देखते क्या है। पहले तो ये है कि 26 अगस्त 2024 को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने अनाउंस किया है कि 5 नए
डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया जाएगा लद्दाख में, जो कि होगा जस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चंगथांग। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लीजिए कि 5 जो नए डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो जस्कर है, द्रास है, शाम है, नुब्रा है और चंगथांग है। इसके पहले लद्दाख में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे? तो 2 डिस्ट्रिक्ट्स थे, एक था लेह और दूसरा था कारगिल। दोनों ही ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के भाग हैं, यानी कि ये स्वायत्त विकास परिषद के भाग हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, स्वायत्त विकास परिषद, जिसको हम लोग शॉर्ट में ADC भी बोलेंगे। ठीक है, कह रहा है कि ये जो डिसीजन आया है ये इस प्रकार लिया गया है कि जो वहाँ के स्थानीय समूह हैं वो लोग राज्य का दर्जा मांग रहे थे और छठी अनुसूची के संरक्षण की मांग कर रहे थे, इसलिए इस तरह का निर्णय आया है। आगे देखते हैं कि लद्दाख ने छठवें शेड्यूल की छठवें अनुसूची की बात क्यों की थी। ठीक है, तो 24 मार्च को हुआ कुछ ऐसा कि लद्दाख के जो पर्यावरणविद हैं यानी इन्वायरमेंटलिस्ट हैं लद्दाख के, सोनम वांगचुक, वो 21 दिन की फास्ट पर गए और वो डिमांड कर रहे थे, बेसिकली क्या डिमांड कर रहे थे? तो 6 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा देने के लिए या उसको अप्लाई करने के लिए लद्दाख में उसके कार्यान्वयन का मांग कर रहे थे। उसके साथ में ही स्टेटहुड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख यानी कि स्टेटहुड की भी मांग कर रहे थे कि इसको एक राज्य घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तो ये पूरा एक यहाँ पर कारनामा चल रहा था मार्च 2024 में। ठीक, अगर इसको मैं ब्रीफ करूं तो ऐसे समझिए कि जो वहाँ के पर्यावरणविद हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, सोनम वांगचुक, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के कार्यान्वयन और लद्दाख को केंद्र शासित से प्रदेश का दर्जा देने की मांग को लेकर 21 दिन की उपवास कर रहे थे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है, उसी के बाद ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स का यहाँ पर गठन की बात आती है। छठवां शेड्यूल क्या कहता है? तो आर्टिकल 244(2), ठीक है, आर्टिकल 244(2) इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन को और अलाउ करता है उनके लिए क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के लिए। ठीक है, जो कि छठवें शेड्यूल में वर्णित है, यानी कि ADC के लिए ये क्या करता है? अलाउ करता है, स्वायत्त जिला परिषद के लिए अलाउ करता है या उनको अनुमति देता है। अब ADC क्या है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्या है? ये फॉर्मुलेट की जा सकती है, ठीक है, ये फॉर्मुलेट कर सकता है लॉज रिलेटेड टू लैंड, एग्रीकल्चर एंड पब्लिक हेल्थ। कुछ ऐसे नियम फॉर्मुलेट कर सकता है, बना सकता है, जो कि वहाँ की ज़मीन से जुड़े होंगे, वहाँ की खेती से जुड़े होंगे और वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े होंगे। ठीक है, तो ADC जो है कुछ खुद के नियम बना सकता है। किसको किसको ऑटोनॉमस काउंसिल कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करती है इंडिया में? तो AMTM जो राज्य है, जो कि छठवें शेड्यूल में है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ पर जो है ऑटोनॉमस काउंसिल्स या ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स काउंसिल एग्जिस्ट करती है। छठवें शेड्यूल के अनुसार भारतीय संविधान के गवर्नर जो है वो एम्पावर होता है, गवर्नर के पास ये चीज़ पावर होती है गवर्नर को कि डिटरमिन कर सके किसी एरिया को एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर ऑफ ऑटोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स एंड ऑटोनॉमस रीजन के लिए। ठीक है, तो फिर से अगर इसको एक बार शुद्ध हिंदी में बोलूं तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार राज्यपाल को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में क्षेत्र का निर्धारण करने का अधिकार है, जिसमें स्वायत्त जिले और स्वायत्त क्षेत्र आएंगे। लद्दाख की डिमांड हो रही थी, तो सेंसस के अकॉर्डिंग, जो भी हम लोग की जनगणना है 2011, उसके अकॉर्डिंग लद्दाख की पॉपुलेशन लगभग 2.74 लाख थी और एनवायरमेंटलिस्ट पर्यावरणविद ये चाहते थे और उन्होंने कई बार रेज किया ये सीरियस कंसर्न, एक बहुत ही गंभीर चिंता व्यक्त की रिगार्डिंग माइनिंग को लेकर के, जो भी वहाँ पर माइनिंग हो रही थी, खनन कार्य हो रही थी या इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेकर के इन द फ्रेजाइल ग्लेशियल रीजन, जो वहाँ का कमजोर ग्लेशियर रीजन है, वहाँ को लेकर के एनवायरमेंटलिस्ट बार बार चिंता व्यक्त कर रहे थे। एक्टिविस्ट जो थे वो डिमांड कर रहे थे छठवें शेड्यूल की प्रोटेक्ट करने के लिए इस हाई एल्टीट्यूड डेजर्ट को, अल्पाइन मीडूज़ को और आपके ग्लेशियर वाले रीजन को। लद्दाख इस्टेब्लिश हुआ था एक यूनियन टेरिटरी के तौर पर अक्टूबर 31, 2019 को। अगली न्यूज़ कवर कर लेते हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बने हैं और किस तरह का प्रोसेस हुआ है कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में क्यों डिमांड किया जा रहा था। वहाँ पर 2 पहले से जो कारगिल और जो लेह है वो वहाँ पर ADC है और बाकी जगहों पर भी ये लोग चाह रहे हैं कि ADC हो जाए। ठीक है, और इसको एक स्टेटहुड का दर्जा भी देने के लिए मांग चल रही थी। 21 दिन का उपवास किया था सोनम वांगचुक ने और उसके परिप्रेक्ष्य में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स जो है वहाँ पर बने हैं। तो कुल मिलाकर के ये पूरा मुद्दा था। ठीक है, और ये सारा अधिकार होता है राज्यपाल के पास। ठीक है, अगला जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब क्लासिफिकेशन कर देंगे SC और ST का। तो जो भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं उनका भी अब सब क्लासिफिकेशन कर दिया जाएगा। जैसे
मान लीजिए कि ओबीसी में एक क्रीमी लेयर होता है कि जो ओबीसी में ठीक ठाक जॉब पाए हुए व्यक्ति हैं या जिनकी इनकम अच्छी है उनको क्रीमी लेयर में डालते हैं और उनको आरक्षण का उतना लाभ नहीं मिलता है जितना बाकी लोगों को। इसी तरीके से एससी और एसटी को लेकर के भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब कुछ ऐसा ही क्लासिफिकेशन उसमें करना चाहिए। तो 7 जजों की बेंच थी, ये चीज़ याद रखनी है कि 7 जज की बेंच थी जिन्होंने एक लैंडमार्क डिसीजन दिया है, एक बहुत ही बढ़िया निर्णय यहाँ पर दिया है। क्या दिया है कि शेड्यूल्ड कास्ट को और शेड्यूल्ड ट्राइब्स को हम लोग जो है रीफ्रेम करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि अब किस तरह से कोटा अप्लाई होगा। तो बेंच का हेड कौन कर रहा था? तो अपने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनका नाम है DY चंद्रचूड़, वो बेंच को हेड कर रहे थे और उन्होंने परमिट किया, 6 वोट फेवर में पड़े कि हाँ सब कास्ट डिवीजन कर देना चाहिए, सब क्लासिफिकेशन करना चाहिए इन कास्ट का, टू क्रिएट सब क्लासिफिकेशन ऑफ SC एंड ST कैटेगरीज फॉर द पर्पज ऑफ अकॉर्डिंग वाइडर प्रोटेक्शन। तो जिससे कि और व्यापक तौर पर हम लोग जो निचले या कमजोर आर्थिक ग्रुप के लोग हैं उनको प्रोटेक्शन दे सकें, ठीक है। मतलब टू द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज विद इन दीज कैटेगरीज, इस कैटेगरी में भी जो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड है उनको हम लोग प्रोटेक्ट कर पाए। ये जो है ओवरटर्न कर दिया है, यानी कि इसने एक डिसीजन आया था उसको पलट दिया है या उसके उलट डिसीजन है। कौन सा डिसीजन था उसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो EV चिन्नैया और स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, मतलब EV चिन्नैया और आंध्र प्रदेश सरकार के मध्य एक वाद हुआ था 2004 में, जिसमें कि कहा गया था दैट SC ST लिस्ट इज ए होमोजीनियस ग्रुप। SC ST का ग्रुप जो है एक होमोजीनियस यानी कि समांग ग्रुप है जिसमें फर्दर डिवीजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं जस्टिस BR गवई ने एडवोकेट किया है कि आप इंट्रोड्यूस करिए क्रीमी लेयर इन भी ग्रुप में, ठीक है। जिस प्रकार OBC में क्रीमी लेयर होता है उसी तरह SC और ST में भी एक क्रीमी लेयर लेकर के आइए जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के तौर पर इनको जो है एक SC में भी क्रीमी लेयर और ST में भी क्रीमी लेयर के तौर पर बाकी लोगों को निथार देगा या अलग कर देगा, ठीक है। मतलब कुछ गरीब लोगों को उससे बिल्कुल अलग कर देगा ना, ठीक है। प्रीवियस स्पेशल सब कोर्ट्स फ्रेम्ड बाय डिफरेंट स्टेट, इससे पहले भी बहुत सारे जो है कोर्ट्स आ चुके हैं, उनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो पंजाब में आया था पहला, सॉरी कोर्ट्स बोल रहा हूँ मैं, इसके पहले भी कोटा आया हुआ था। तो पंजाब सरकार वाला क्या है, पंजाब सरकार ने क्या किया था कि एक अधिसूचना जारी की थी, एक नोटिफिकेशन जारी किया था कि 25% अनुसूचित जाति आरक्षण को श्रेणी में विभाजित किया जाएगा कि 25% SC रिजर्वेशन इनटू कैटेगरीज, ठीक है, कि 25% जो है कैटेगरी रिजर्वेशन को, सॉरी SC रिजर्वेशन को कैटेगरी में बांट दिया जाएगा। फिर कह रहा है कि ये जो केस था वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में डॉक्टर किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, पंजाब राज्य और डॉक्टर किशन पाल के विरुद्ध में था, जो कि 1975 की अधिसूचना को रद्द कर देता है। और क्लियरली एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न मुझे भी लग रहा है कि हो गया है। देखिए पंजाब सरकार वाला जो एक अधिसूचना जारी करके ये कहा था कि 25% अनुसूचित जाति के आरक्षण को श्रेणियों में हम लोग बांट देंगे, ठीक है। मतलब 25% का वहाँ रिजर्वेशन है तो इसको अलग अलग श्रेणी में बांट देंगे कि SC में ही, ठीक। और इसको रद्द कब कर दिया गया? तो किशन पाल वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के जो मामला था इसको पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 1975 में अधिसूचना के द्वारा रद्द कर दिया था, ठीक। दूसरा है तमिलनाडु को लेकर के, तो 3% अनुसूचित जाति के कोटे के अंतर्गत ये अरुंधतियार जाति को दिया जाता था कि 3% कोटा विद इन द SC कोटा, SC कोटे के अंदर 3% कोटा जो है अरुंधतियार कास्ट को दिया जाता था। ये तमिलनाडु का केस था, ठीक है। आगे की चीज़ें भी देख लेते हैं, हमारे पास PDF है, ठीक है। आगे जो बात कर रहा है कि कमेटी सब कैटेगराइजेशन के लिए कैसे बन रही है, तो 5 मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है। यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर देखिए आप लोग, ठीक है। तो 5 मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है। इसमें जो है सेक्रेटरी हो रहे हैं आपके होम मिनिस्टर के, लॉ मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हो रहे हैं, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के हैं, और ये चेयर किया जा रहा है कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है, कैबिनेट सचिव के द्वारा चेयर किया जा रहा है। मैंडेट क्या है, ये देखेगा, लुक करेगा एट स्ट्रेटजीज लाइक स्पेशल इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं, एग्जिस्टिंग स्कीम्स टुवर्ड्स देम, और एग्जिस्टिंग स्कीम के मद्देनजर ही कुछ नए या स्पेशल इनिशिएटिव क्या लिए जा सकते हैं, ये चीज़ें लुक करेगा स्ट्रेटजीज के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पर कोई डेडलाइन नहीं दी गई है कि आप इतने दिन में फैसला दीजिए कि किस तरह से SC और ST में सब कैटेगराइजेशन करेंगे, लेकिन ये कहा गया है कि जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चीज़ों पर जो है आप लोग फैसला दीजिए। तो आज के लेक्चर में बस यहीं तक पढ़ेंगे हम लोग। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स वाला जो टॉपिक है ये हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, या हो सकता है कि आज रात में मैं बनाऊँ तो कल सुबह आपको मिल जाए।
ठीक है। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024, जो इसको तो कई बार पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, लोकसभा इलेक्शन हुआ है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, हमने सब कुछ देख लिया है। इनॉग्रेशन हुआ है नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का, कल की न्यूज़ में ये भी देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे क्या देखेंगे, हाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन हुए हैं, इसको स्किप कर देंगे। असेंबली इलेक्शन इन 5 स्टेट, इसको भी स्किप कर देंगे। ठीक है, अच्छी चीज़ें केवल पढ़ेंगे। पोस्ट ऑफिस एक्ट आया है 2023 का, इसको देखेंगे। रेलवे एक्सीडेंट और कवच सिस्टम क्या है उसको देखेंगे, कवच टेक्नोलॉजी क्या है। उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ईवीएम और वीवीपैट वर्टिफिकेशन पर आया हुआ है, ठीक है, वेरिफिकेशन पर आया हुआ है, ये न्यूज़ देखेंगे। सेंटर ने नोटिफाई किया है CAA इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए, उसको देख लेंगे। और राइट टू प्रोटेक्शन फ्रॉम क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, ये देखेंगे। और चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये सारी चीज़ें हम लोग कल के लेक्चर में देखेंगे। देखिए ये जो PDF है अवेलेबल हम लोग के पास, ये उतनी क्लियर तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि इससे पढ़ लें। आप लोग का सपोर्ट चाहिए दोस्तों, क्योंकि है क्या कि जब हम लोगों ने इस चीज़ को शुरू किया है तो जितने लोग सपोर्ट करने वाले हैं उनसे कहीं ज़्यादा हिडन ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों की मानसिकताएं ऐसी हैं कि क्यों अभी शुरू कर दिया, क्यों। तो देखिए वो आपको रोकेंगे, ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए, वो आपको रोकेंगे, वो आपका पैर खींचेंगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, वो आपको गुमराह करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आप टिके रहिए, आप डिगिए मत, और आप अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका जो सबसे क्लोजेस्ट आदमी है वो आपको सबसे पीछे खींचने की कोशिश करेगा। अगर फ्रेंडशिप में, परिवार में भी, ठीक है, अगल बगल के जो सबसे क्लोजेस्ट बनते होंगे, जो रोज आते होंगे आपके माता पिता से बातचीत करते होंगे, उन्हें कभी नहीं अच्छा लगेगा कि आप सक्सेसफुल हो जाओ। तो मैं कहता हूं कि अगर आज से आप पढ़ना शुरू कर रहे हो और 3 दिन बाद आई दृष्टि आ रही है, ठीक है, तो क्या चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? अगर हो जाएंगी तो क्यों नहीं पढ़ना है? किस चीज़ का वेट कर रहे हो कि दिसंबर में चला गया एग्जाम, अगर एग्जाम आपके 27 अक्टूबर को हो गया तो छाती पीट के रोने जैसी स्थिति हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए साल भर हमने करंट अफेयर्स कराया, वो सारी चीज़ यहाँ रिवाइज होंगी। जब तक सितंबर का पोर्शन है, सितंबर का कुछ न्यूज़ नया मिलेगा। उसके अलावा हमारा जनवरी से लेकर के जून तक का घटनासार का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जा करके सर्च कर लो। उसके अलावा जुलाई और अगस्त की भी न्यूज़ फ्रैक्शन में कवर करा दी गई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कवर नहीं कराया गया है। उधर आपके सारे सब्जेक्ट कवर हुए हैं, इकोनॉमिक्स बचा हुआ है और ज्योग्राफी के वर्ल्ड हिस्ट्री बची हुई है, जिसकी केवल मैपिंग से काम चल जाएगा। तो आपके मोस्टली पोर्शन कवर हो चुके हैं। बायोलॉजी का पोर्शन नहीं हुआ है, वो मैं कभी भी ले लूंगा जब भी मुझे टाइम मिलेगा। 5 से 7 दिन के अंदर मैं बायोलॉजी खत्म कर दूंगा जब भी मुझे टाइम मिलता है, ठीक। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तब तक आप बायोलॉजी इसमें प्रीवियस मेरे बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हो। UPSC हिंदी के नीचे चले जाओगे, मतलब प्लेलिस्ट में खोजोगे तो बायोलॉजी के बहुत सारे वीडियोस पुराने पड़े हुए हैं, पूरी साइंस पड़ी हुई है, वो भी पेड बैच की साइंस पड़ी हुई है। तो डिपेंड करता है कि आप पढ़ना कहाँ से चाहते हो और कैसे चाहते हो, ठीक। तो केवल रोने से कोई यहाँ आपसे पैसा तो मांग के रखा नहीं गया है कि यहाँ पर आपको फ्री लेक्चर दिए जा रहे हैं और आप रोए जा रहे हो, वहाँ पर आप भद्दे कमेंट कर रहे हो। तो भद्दे कमेंट करने वाले जितने भी लोग हैं वो इतना जान लो भाई कि अपने जीवन को देखो, अपने जीवन में आगे बढ़ो, क्योंकि जिसको तुम भगवान मान चुके हो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। तुम नौकरी मांग के देख लेना, ठीक है। और मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, ठीक। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा यहाँ पर। चलिए बंद करते हैं लेक्चर। धन्यवाद।